हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे एक कमबैक प्लान फॉर नीट 2024 ड्रॉपर्स या रिपीटर्स, बेसिकली जो अगले साल के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं, नीट 2024 में अपियर करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप लेने वाले हैं, तो उनके लिए ये कंप्लीट गाइड नो बुलशिट प्लान होने वाला है फॉर नीट 24 ड्रॉपर्स। ठीक है, नीट 2024 ड्रॉपर्स के लिए ये कंप्लीट नो बुलशिट प्लान होने वाला है। एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट में बात करूंगा, ज़्यादा यहाँ वहाँ घुमाऊंगा नहीं, आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट करने का बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगा। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हार्डवर्क करने के लिए रेडी है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए। अगर आपका ऐसा है कि इस वीडियो देखने के बाद भी और 10 वीडियोस देखने वाले हो, पूरा टाइम बस वीडियोस ही देखने वाले हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद करके चले जाओ। मेरा इंट्रोडक्शन चाहते हो, माय नेम इज राज भोसले, आई एम करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट श्री भावसागर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, महाराष्ट्र। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया था नीट, सेकंड अटेम्प्ट में दैट इज फर्स्ट ड्रॉप में मैंने नीट को क्लियर किया था विद 586 मार्क्स। इसके चलते मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तभी जाके यू कैन मेक अ कमबैक फॉर नीट 2024। सो first question that arises is, can I start preparing now? It's already September. Am I too late to start my preparation? क्या मैं अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ? ऑलरेडी सितंबर आ चुका है, क्या मैं थोड़ा सा लेट हूँ? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज yes, you still can prepare, ठीक है, फॉर नीट 2024, बट आर यू अ बिट लेट टू स्टार्ट? हाँ, आप थोड़े से लेट हो, बिकॉज कंसिडरिंग दैट मई में एग्जाम जो है वो आपका हो गया था, तो मैक्सिमम जिन लोगों ने दैट इज ड्रॉप ईयर के लिए अटेम्प्ट किया, दे बेसिकली स्टार्टेड द प्रिपरेशन फ्रॉम जून/जुलाई। ठीक है, जिनको अपना पता था कि भाई हमको तो सीट नहीं मिलने वाला है, दे स्टार्टेड द प्रिपरेशन। बट इसे टू लेट नहीं, थोड़ा सा लेट हो आप, बट अब बहुत ज़्यादा नहीं लेट हो। ठीक है, बिकॉज यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। पता नहीं किसने बोला था, बट यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, दैट इज आइदर दैट इज दे स्टार्ट इन द मंथ ऑफ दैट इज जून जुलाई, और जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनको एक सीट मिलने वाली है दैट इज थ्रू काउंसलिंग, हो सकता है कि कुछ मिल जाए, तो वो थोड़ा सा अगस्त सितंबर में वेट करते हैं एंड देन दे बेसिकली स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, बट व्हाट अबाउट माय कंसिस्टेंसी? मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर अब मेरी कंसिस्टेंसी का क्या होगा, क्योंकि मैंने तो 4 महीने पहले मई में एग्जाम लिखी थी, क्या मैं अभी वापस ट्रैक पर आ सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं वही सेम इंटेंसिटी से स्टडी कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स यू कैन यार। जो आपका ड्रीम है, जो आप डिजर्व करते हो, उसके लिए आप वापस काम करना स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? खुद सोच के देखो, खुद को दिमाग में यहाँ पर ये डाल के देखो कि भाई आपको इस साल सीट नहीं मिली है, ठीक है, आपको इस साल सीट नहीं मिली है, क्या आप उस सीट को डिजर्व करते हो? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लो। अगर आपके दिमाग में हाँ आता है कि हाँ मैं सीट को डिजर्व करता हूँ, तो क्या आप उस डिजर्विंग सीट को पाने के लिए वापस से मेहनत करना स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि भाई कोई इनर्शिया हो गया है, इनर्शिया इन द सेंस बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, अब मुझे पढ़ना है, इट जस्ट टेक्स वन थॉट। ठीक है, एक सेकंड में एक थॉट की बस ज़रूरत पड़ती है आपको कि भाई चल बैठते पढ़ने को, कि भाई चल बैठते पढ़ने को, एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। बस ये वो एक थॉट लगता है उस पर्टिकुलर इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए। सो जो मुझे पूछ रहा है इन दैट इज जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, क्या मैं वापस फ्लो में आ सकता हूँ? हाँ आप आ सकते हो, आप एफर्ट तो लेके देखो। आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे? जो आपका सपना है, ठीक है, जो आपका ड्रीम है, जो आप चीज़ डिजर्व करते हो, वो चीज़ तक कैसे पहुंचोगे जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करोगे? सो या यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, इट्स नॉट टू लेट। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। नाउ व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट बैक ऑन ट्रैक? इट इज बाय ज्वाइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, द बेस्ट वे टू गेट ऑन द ट्रैक इज टू ज्वाइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैंने पर्सनली जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने अराउंड मान के चलो जुलाई अगस्त के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ड्रॉप करने का, बट जैसे ही मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे जो एनवायरनमेंट मिला, वहाँ पे मेरे को जो एनवायरनमेंट मिला, उसी के बेसिस से मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा था। प्रेफरेबली यहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँगा, ऑनलाइन कोचिंग का मैं अगले अब बताने वाला हूँ आपको, बट फिलहाल प्रेफरेबली, इस वर्ड को ध्यान से समझना, प्रेफरेबली ऑफलाइन कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन डेफिनेटली गो फॉर एन ऑफलाइन कोचिंग। नाउ व्हाई? बिकॉज इट सेट्स यू इनटू अ रूटीन ऑफ अटेंडिंग डेली क्लासेस। आप सिंस कॉलेज, स्कूल या कॉलेज बेसिकली नहीं जाने वाले हो, तो आपको पता है कि आपके पास जो कोचिंग आवर्स है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं। यूजुअली स्कूल के टाइम पे क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में होता है, फिर शाम को 2 से 3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव द कोचिंग। अब मैक्सिमम जो कोचिंग्स होती है वो अपने ड्रॉप ईयर में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की क्लासेस तो डेफिनेटली लगाती है। सुबह के 4 घंटे, दोपहर के 4 घंटे, इस तरह से आपके डेली रूटीन जो है वहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ के मेरे को कोचिंग जाना है, वहाँ पे मुझे पढ़ाई करनी है, शाम को आऊँगा, शाम को फिर वापस से मैं पढ़ाई करूँगा। वो आपका एक रूटीन बेसिकली सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठने के बाद फिर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर नॉट एनरोल्ड इन टू एनी कोचिंग, सेल्फ स्टडी में आप कर रहे हो, एंड उसमें भी आपका दैट इज विल पावर जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत गंदी विल पावर की जरूरत पड़ती है। सपोज आपका विल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप सुबह उठते हो, आपको पता ही नहीं बेसिकली अभी आपको क्या करना है, ठीक है, आप प्लान भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। प्लान करने के बाद भी अगर ऐसा होता है कि नहीं भाई एग्जीक्यूशन में आपकी दिक्कत आ जाती है,
तब भी आप लैग करोगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप कोचिंग एनरोल कर लो, सो दैट आपके पास एक रूटीन हो जाएगा कि आपको डेली क्लासेस अटेंड करना है, डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, टीचर डेली आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देगा, टीचर डेली आपके ऊपर नजर रखेगा, टीचर डेली आपको कुछ ना कुछ बताते रहेगा। सो यू विल स्टे ऑन ट्रैक, यू विल गेट टू नो द कॉम्पिटिशन अराउंड यू। जब आप बैठोगे एक पर्टिकुलर कोचिंग के अंदर 100-200 बच्चे बेसिकली आपके आजू बाजू में रहेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल कॉम्पिटिशन जो है वो क्या है, जिससे कि आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो कंपटीशन देख के मैं डीमोटिवेट होता हूँ। देखो, हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया होता है, उस नज़रिए को बदलो, तब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। इस चीज़ को बहुत लोग नेगेटिव वे में भी लिख सकते हो कि सर कंपटीशन दिखेगा आई विल गेट पैनिक्ड। उसको अच्छे टर्म्स में लो ना यार, समझ में आ रहा है, उसको एक अच्छे टर्म में लो कि भाई हाँ मुझे कंपटीशन दिख रहा है, नाउ आई इवन वर्क इवन हार्डर, राइट। ये चीज़ ध्यान में रखना। वीकली एंड मंथली टेस्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे, विच स्पेशली हेल्प यू, ठीक है, टू बी ऑन द ट्रैक एंड लेट यू नो व्हाट आर योर वीक एरियाज एंड ट्रेन फॉर द फाइनल एरियाज। आपको पता है कि हर एक कोचिंग में कहीं ना कहीं पे आपके वीकली या दैट इज 2 वीकली या मंथली बेसिकली टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे दैट इज आपको चीज़ें आपको पता चलती है, दैट इज़ वीक एरियाज आपको पता चलते हैं, एंड आप उनको ट्रेन कर सकते हो, आप उनको उन एरियाज़ के ऊपर वर्क कर सकते हो। आप उन कंटिन्यूस प्रेशर में रहते हो कि हाँ भाई मुझे नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा फोड़ना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, ऐसे करते करते करते। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जिनको बहुत लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव है। उन्होंने कोचिंग वालों ने दैट इज़ इस तरह से आपको डिज़ाइन किया हुआ है, वो सारी टेस्ट वगैरह जो होता है, उनका जो एनवायरमेंट है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो बंदा डेडिकेटेड है, ठीक है, वो इस पूरे दैट इज सिस्टम को एकदम अच्छे से अडाप्ट कर लेगा, उस पूरे सिस्टम को समझ के कि हाँ भाई ये उसके बेनिफिट के लिए है, तभी जाके उसका यहाँ पे फायदा होता है। अदरवाइज उसका नेगेटिव साइड सभी को पता है कि सिस्टम का क्या है। यू विल गेट टू मेक फ्रेंड्स, यू विल गेट फ्रेंड्स हु हैव सिमिलर गोल ऑफ क्रैकिंग नीट 2024, बट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए, वो पढ़ाई करने वाली कंपनी होनी चाहिए। प्रेफरेबली हो सके आपके कितने भी मार्क्स आते हो, 200 मार्क्स आते हो, 300 मार्क्स आते हो, 400 मार्क्स होते हो, उन लोगों के साथ बैठो जिनके आपसे ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, जिनके आपसे ज़्यादा मार्क्स है, जिनके आपके जितने या फिर आपसे कम मार्क्स है, उनके साथ प्लीज़ मत बैठा करो, बिकॉज एवरीवन नोज द फैक्ट दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 4 पीपल दैट यू आर अराउंड। आप एवरेज हो उन सब लोगों के जो आपके अराउंड है। तो भले आपके कितने भी मार्क्स आते हो, ट्राई करो कि क्लास के टॉपर के साथ बैठो, या फिर इफ नॉट टॉपर तो आपसे एटलीस्ट जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। इसमें भी 2 पर्सपेक्टिव्स आते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव आपको पता है, उसको आप नेगेटिव वे में ले सकते हो। पर्सपेक्टिव समझ में आ गया? पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया करो, वेदर इट इज कॉम्पिटिशन और वेदर इट इज एनीथिंग। बट सर आई कैन ओनली अफोर्ड ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, डज दैट मीन आई कैन नॉट क्रैक नीट एज अ टॉपर? एब्सोल्युटली नॉट, यू कैन स्टिल क्रैक नीट। क्यों? बिकॉज आफ्टर योर कोचिंग मैटर ही नहीं करती यार, क्योंकि सभी को पता है अगर एक क्लास में, ठीक है, अगर ये ऑनलाइन क्लास है और ये आपकी ऑफलाइन क्लास है, दोनों में 100 स्टूडेंट्स है, तो सिलेक्शन रेशियो सभी को पता है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बच्चों का ही होना है आउट ऑफ द 100, ठीक है। तो क्या दोनों जगह से बेसिकली सिलेक्शन हो रहे हैं? हाँ, दोनों जगह से सिलेक्शन हो रहे हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है दैट इज कि ऑनलाइन के कुछ डिमेरिट्स है, ऑफलाइन के कुछ डिमेरिट्स है। ऑफलाइन में ऑब्वियसली दैट इज लोग बहुत सारे होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताया था, तो वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपके ऊपर हावी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से लेते हो। सिमिलर फॉलोअर्स फॉर ऑनलाइन की, अब जब आप घर पे बैठे रहते हो सकता है कि आप डिसिप्लिन उतना फॉलो ना कर पाओ, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हो। बट ऑनलाइन कोचिंग का कुछ डिमेरिट्स है, अगर आप उनको ओवरकम कर सकते हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कोचिंग एज वेल, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है यार, पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ लेते हैं, कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, एंड दिस अप्लाइज इवन आफ्टर नीट। एमबीबीएस के टाइम पे भी पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ लेते हैं, किसी भी टाइम पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है दैट इज ना पढ़ने के दैट इज आपको 100 बहाने मिल जाएंगे, पढ़ने का सिर्फ एक बहाना काफी होता है, ठीक है, पढ़ने का एक रीजन बेसिकली काफी होता है, बिकॉज वी नो दैट द रिजल्ट्स आर कमिंग फ्रॉम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैंने पर्सनली हाइब्रिड टाइप ऑफ कोचिंग करी थी, क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाया था, बट मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी यहाँ पे देखता था उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के जहाँ पे मुझे लगता था कि मेरे टीचर्स मुझे सही से नहीं समझा पा रहे, बिकॉज सभी को पता है कि ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे इवन ऑनलाइन कोचिंग्स हो, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हो, नॉट एवरी टीचर विल सूट यू। ऐसा नहीं बता रहा कि कोई टीचर दैट इज कोई टीचर बुरा नहीं होता, पहली चीज़ तो ठीक है, वो टीचिंग कर रहा है, दैट इज डेफिनेटली अ नोबल प्रोफेशन, बट हो सकता है कि कभी किसी टीचर के साथ वाइब मैच नहीं होती है, नहीं समझ में आता है कुछ टीचर्स का। तो इन दैट केस व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जो टॉपिक्स मेरे को नहीं समझ में आते थे उसके ऊपर मैं रोना धुना नहीं करता था कि यार यहाँ पे टीचर्स बकवास है या जो भी है। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशंस, आई यूज्ड टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव्स। कि यूट्यूब पे चले जाए, यूट्यूब पे इतने सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कोई भी देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो भी पर्टिकुलर टीचर्स है उस टॉपिक को दैट इज आप समझ पा रहे हो, देख लो उसे, क्या प्रॉब्लम है। हाइब्रिड टाइप ऑफ कोचिंग मुझे पर्सनली लगता है दिस इज द बेस्ट टाइप विच यू कैन डू एट दिस टाइम, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज ऑनलाइन कोचिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको बेसिकली सूट करता है, पैसा है तो डेफिनेटली गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। अगर फाइनेंशियली आप
थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है आपको, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है उनको टैकल करना आपको आना चाहिए. सेम अप्लाइज फॉर ऑफलाइन कोचिंग एज वेल. ओके, या नेक्स्टली, व्हाट आर थिंग्स यू नीड इन योर कोचिंग, दैट इज हियर्स अ मैंडेटरी लिस्ट जो आपको आपके कोचिंग में मिलनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ आपको लेक्चर्स, भले ही वो वीडियो लेक्चर्स हो चाहे ऑफलाइन लेक्चर्स हो, पहला वो चीज़ मिलना चाहिए. नंबर 2, टेस्ट सीरीज. आई रिकमेंड टू परचेज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ऑफलाइन बच्चों को तो मिलती है टेस्ट सीरीज, ठीक है, एवरी वीकली और 2 वीकली, बट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक टेस्ट सीरीज परचेस करनी चाहिए ईयर राउंड, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट देने में और ऑफलाइन टेस्ट देने में बहुत, दैट इज ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको क्यों बताने का ट्राई कर रहा हूँ, द रीज़न बीइंग कि बहुत बच्चे यहाँ पे ये कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने पूरा साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे दिए, बट वहाँ पे जाके मैं पैनिक कर गया, बिकॉज आपको जो फील्ड प्रैक्टिस है वो आपको है ही नहीं. मतलब क्रिकेट में अगर बात करूंगा, आपने नेट प्रैक्टिस बहुत सारी करी, बट आपके पास मैच प्रैक्टिस ही नहीं है. तो ऑब्वियसली दैट इज जब मैच का वक्त आएगा, एक्चुअल मैच का वक्त आएगा, जब वर्ल्ड कप का वक्त आएगा, तब तो आप जीरो पे आउट हो जाओगे. समझ में आ रहा है. तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पैनिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया. दैट इज बिकॉज यू डिड नॉट गिव योर टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में पूरी फील लेके, वो प्रेशर लेके आपने खुद को ट्रेन नहीं किया था. तो टेस्ट सीरीज़ मैं रिकमेंड करूंगा हर एक को कि ऑनलाइन दे रहे हो ठीक बात है, बट ऑफलाइन का भी फील लेना सीखो, ठीक है. ऑफलाइन के लिए भी ट्राई करो जितना हो सके उतना. फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो कोई बात नहीं, बट अगर ऑनलाइन भी घर पे बैठ के भी एग्जाम दे रहे हो, किसी को इन्विजिलेट करने को बोलो एंड सही से ऑनेस्टी के साथ एग्जाम देनी है, ठीक है. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक आपके पास होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की, प्लस उसके अंदर थोड़े बहुत और भी क्वेश्चन होने चाहिए जो कि कोई भी कोचिंग जो है वो फ्रेम करती है. और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पूरे साल आपको एक ही लेक्चरर पे स्टक रहना है फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट या फिर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अगर कोई सब्जेक्ट, कोई टीचर आपको ऐसा लगता है कि पूरा सब्जेक्ट बहुत सही से पढ़ा रहा है, उसी के ऊपर स्टक करो, है ना. 100 जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है, 100 टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक ही टीचर से पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो. जिस भी टीचर से आपको जो भी यूनिट अच्छा लगता है उससे पढ़ो. एंड ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको एक ही क्वेश्चन बैंक पे स्टक रहना है थ्रू आउट द टाइम. उसी क्वेश्चन बैंक को बार बार सॉल्व करो, या फिर आप एक टाइम पे जाके बोर हो जाओ पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद, देन यू कैन बेसिकली स्विच टू सम अदर बैंक. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो और दैट इज मतलब और क्वेश्चन चाहिए आपको, ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं लग रहे, देन इन दैट केस यू कैन डू दैट. क्वेश्चन बैंक जो है इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ, दैट इज एटलीस्ट, यहाँ पे मैं एटलीस्ट बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज स्काई इज द लिमिट, बट एटलीस्ट क्या चाहिए आपको क्वेश्चन बैंक में आपके 100 to 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर आप 100 to 150 क्वेश्चंस कर रहे हो, चैप्टर में हर एक चीज़ कवर हो जाए, ऐसी आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए. और हाँ, ऐसा नहीं है, इसके आगे कोई ऐड नहीं आने वाली है, ठीक है. तो नहीं, मतलब हो सकता है आप एंटिसिपेट कर रहे हो, बट नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. एटलीस्ट 90% क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, और जो 10% क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक की, दे शुड बी अराउंड दी एनसीईआरटी. हो सकता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ना हो, बट उसके अराउंड ही, उसके ही कॉन्सेप्ट यूज करके थोड़ा बहुत आजू बाजू से हो सकता है. क्वेश्चन बैंक की बात करोगे, व्हेन सॉल्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम शुडंट बी सॉल्व विद अ टाइमर. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ, बट यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको टाइमर के साथ सॉल्व नहीं करना है. जब पहली बार आप कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, देन मेक श्योर टू हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर, मतलब अपना टाइम ले लो, उसके बाद दैट इज सॉल्यूशन देख लेना 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर एक यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए टाइम बेस्ड प्रैक्टिस मेथड है, ठीक है. टिल व्हेन एम आई सपोज टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, क्या टाइमलाइन मेरे पास होनी चाहिए. अभी एक मैं रफ टाइमलाइन दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जो फॉलो करना चाहिए. ट्राई टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस बाय February 2024, ठीक है. 11th और 12th मिला के आपको सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी तक आपको कंप्लीट करना है. इसको हो सकता है आप 3 मंथ्स पे डिवाइड कर दो, या फिर 4 and 2 में डिवाइड कर सकते हो. दैट इज पहले 4 महीने हो सकता है कि आप अपनी 11th में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाद में दैट इज 12th में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज एवरीवन नोज कि 11th आपका बेस है और 12th जो है वो बस उसका एप्लीकेशन है. अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो स्पेसिफिकली 11th जो है वो आपका मेनली बेस है और 12th जो है वो आपका मेन दैट इज उसका एप्लीकेशन है टू अ लार्जर एक्सटेंट. बस इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है 12th के अंदर जो कि ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट इज फिजिक्स की बात कर सकते हो. केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट पूरा ही रिलेटेबल है, राइट. और जहाँ तक बायोलॉजी की बात है, दोनों बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है. तो आप ऑब्वियसली यू कैन स्पेंड हाफ टाइम जैसे भी आपको सही लगता है, बट ट्राई टू कंप्लीट इस पर्टिकुलर 6 मंथ्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाना चाहिए. नाउ सिलेबस कंप्लीशन से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे,
सबसे पहली चीज़, अपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर लेने चाहिए और उसके नोट्स बना लेने हैं आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, स्पेशली बायोलॉजी के नोट्स नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एनसीईआरटी जो है वो थॉरली रीड करनी है, स्पेशली बायोलॉजी की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। सॉल्विंग 100 to 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। इसके बाहर चले जाओगे ना लिमिट के, तभी भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दो चीज़ें आपकी कवर हो जानी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज बेसिकली द होली ग्रेल ऑफ नीट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये करे बिना तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। एंड लास्टली गिविंग मॉक टेस्ट, उसमें भी दैट इज मीनिंग ऑफ सिलेबस कंप्लीशन में कि आपको हर 2 से 3 हफ्ते में मॉक टेस्ट देना है, उनको एनालाइज करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट योर वीक एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन, कि भाई सिलेबस कंप्लीशन से क्या मतलब है? सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेबस कंप्लीशन होता है क्या? नहीं। क्या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सिलेबस होता है क्या कंप्लीट? नहीं। ये चारों क्राइटेरिया जब आप फुलफिल करोगे तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ आपका सिलेबस यहाँ पे आगे जाके कंप्लीट हो चुका है। एंड फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, जो कि मार्च में शुरू होगा। मार्च और अप्रैल जो है वो आपका होगा डेडिकेटेड टुवर्ड्स मल्टीपल रिविजन्स, जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं और जो आपकी एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी हुई है उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। जब वो टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली कैसे रिवीजन करना है, बट मैं आपको यहाँ पे एक ओवरऑल बेसिस पे प्लान दे रहा हूँ। हाफ एंड फुल सिलेबस टेस्ट जो भी जैसे भी आपकी टेस्ट सीरीज अलाउ करती है, जैसे उसकी टेस्ट सीरीज का प्लान है उस हिसाब से आपको टेस्ट वगैरह देने। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली तो वो टेस्ट सीरीज इसी हिसाब से डिजाइन होती है, तो हाफ एंड फुल सिलेबस टेस्ट देना है, उनको एनालाइज करना है एंड इसके ऊपर वर्क करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लगे रहो, बिकॉज प्लानिंग तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, बहुत लोग ये बोलते हैं इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ प्लानिंग तो सिंपल है बॉस, बट एग्जीक्यूशन इज डिफिकल्ट। प्लानिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है, प्लान आपने देखा होगा बहुत लोग कर लेते हैं, बट एग्जीक्यूशन इज डिफिकल्ट। सो जो एग्जीक्यूट करेगा उससे ही अगले साल जो है वो सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करेगा उससे सिलेक्शन मिलेगा। तो एग्जीक्यूशन को अपना गोल बनाओ प्लानिंग से ज़्यादा। प्लानिंग को ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, प्लानिंग को सिर्फ अपना 1% टाइम दो, बट 99% एग्जीक्यूशन, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे आप डिमोटिवेट फील करोगे अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप, दिमाग में बहुत बार आएगा यार मैंने ड्रॉप लिया है, मैं फेल हुआ था, ठीक है, हो सकता है आपके घर वाले या फिर इवन रिलेटिव्स आके आपको बोले कि हाँ भाई कैसा चल रहा है ड्रॉप ईयर, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और जब वो स्पेशली पूछते हैं कि भाई बेटा आपका क्या कर रहा है, तब आप बोलते हो कि हाँ बेटा तो हमारा ड्रॉप ले रहा है। बट रिमेंबर वन थिंग कि ड्रॉप ईयर जो है वो एक मेंटल गेम है, जो इस मेंटल गेम को मैनेज कर लेता है, दोज हु मैनेज टू विन दिस मेंटल गेम दे विन द बैटल। अदरवाइज देखो ड्रॉपर्स की बात करोगे ना, ड्रॉपर्स के पास बहुत बड़ा एज होता है ओवर द अदर स्टूडेंट, दैट इज स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत बड़ा दैट इज उनके पास एडवांटेज ही होता है कि उन्होंने पूरा सिलेबस देखा हुआ एटलीस्ट, ठीक है, दे आर क्वाइट अहेड ऑफ ड्रॉप एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स। बट प्रॉब्लम कहाँ जाती है? मेंटल गेम में, ठीक है, उनके पास वो कोई बर्डन नहीं है, दे आर बेसिकली हैविंग अ फ्रेश अटेम्प्ट, बट तुम्हारे ऊपर वो बर्डन होता है, सोसाइटी का बर्डन बोलो, कोई भी बर्डन बोलो, बट वो जिसको अफेक्ट ना करे या फिर जो अफेक्ट ना होने दे वो ड्रॉपर जो है वो सिलेक्ट होता है। इसलिए देखोगे तो ड्रॉपर्स का सिलेक्शन रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। एंड द रीज़न मेन बीइंग दैट इज़ वो टेंशन वो स्ट्रेस जो बंदा हैंडल कर लेता है, जो बंदी हैंडल कर लेती है, वही ड्रॉपर आगे जाके यहाँ पे सिलेक्ट होता है। सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, कस तुम्हारा सपना जो तुम डिजर्व करते हो वो सिर्फ 8 महीने दूर है, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस, सपना सिर्फ 8 महीने दूर है, या तो अभी 8 महीने मेहनत कर लो या फिर बाद में जाके रिग्रेट कर लेना कि काश तब बोला था यार, राज भाई ने बोला था तभी मेहनत कर लेता। सो थिंक अबाउट दिस।